नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु जायसवाल और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से एक नई स्टोरी जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके ऑथर खुद नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने इस स्टोरी में अपने साथ हुए अत्याचार और उनकी विचारों को, उनके साथ जो जुल्म किया गया और वो कैसे वाइट सुपरमेसी मीन्स अंग्रेज़ों की सरकार के प्रति कैसे उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई, कैसे उन्होंने लड़ाई की और कैसे उन्होंने अपनी कंट्री को क्या कहते हैं उन वाइट रूल से आज़ाद कराया, इन सभी के बारे में। और उनके क्या विचार थे बचपन में ये और बड़े होने के बाद, और उनके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उनकी क्या आइडियाज़ थे अबाउट फ्रीडम के, इन सभी चीज़ों के बारे में वो इस स्टोरी में लिखते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है, मतलब कि उन्होंने एक पूरी ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी है। अपनी बुक का नाम ही है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें वो अपने साथ हुए हर एक चीज़ को उस बुक में लिखते हैं। तो वो उसी बुक से एक पैराग्राफ लिया गया है इस क्लास 10th की चैप्टर 2 जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। वो एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ उन्होंने क्या बताया है। और तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स हैव अ लुक। फ्रेंड्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं ऑथर के बारे में थोड़ी सी बातें आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी बातें नेल्सन मंडेला जी के बारे में करते हैं। नेल्सन रोहिहाहा मंडेला, born on 18 July 1918 and died on 5 December 2013, was a South African anti-apartheid revolutionary party leader and philanthropist who served as President of South Africa from 1994 to 1999. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic elections. His government focused on dismantling the legacy of apartheid by tackling institutionalized racism and fostering racial recognition. Ideologically an African nationalist and socialist, he served as the president of the African National Congress ANC party from 1991 to 1997. तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में कि जैसा आप देख सकते हैं इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुई थी। और फ्रेंड्स, ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे जो वाइट मीन्स अंग्रेज़ों के प्रति जिन्होंने अब संघर्ष किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करके अपनी कंट्री को आज़ाद कराया और यह फुल्ली डेमोक्रेसी बेस्ड कंट्री बनाना चाहते थे। और जो इलेक्शंस हुआ था जिसमें ये खड़े हुए थे वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक हुई थी। और आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक मैन थे जिन्हें साउथ अफ्रीका में थोड़ी भी इज्जत नहीं दी जाती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कि इन्होंने उस चैप्टर में क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स, अब बिना समय गवाए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? I hope you all know it very well that it is a South Africa. Now, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela becomes the first black president of a new nation. तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि अपार्थिड एक कैसा सिस्टम है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, तो वहाँ पे अपार्थिड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया। तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अपार्थिड सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो बेस्ड था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि लोगों की जाति, लोगों का रंग और लोगों के शरीर के मुताबिक
उनमें भेदभाव किया जाता था। जैसे कि अफ्रीका में काले लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था, उनसे बहुत ही कठिन कार्य करवाए जाते थे और उन्हें थोड़ी सी भी राइट्स अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो ये कौन सी कंट्री में होता था? ये साउथ अफ्रीका कंट्री में होता था। क्या आपने हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टheid। मतलब कि मंडेला और उनके जो साथी थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनमें जितने भी लोग थे उन्होंने लाइफ टाइम फाइटिंग मतलब कि अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के प्रति लड़ने में बिता दी। और किस लिए बिता दी? ताकि वो अपार्टheid से छुटकारा पा सकें। Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and the Mandela became the first black president of a new nation. नेल्सन मंडेला जी ने 30 साल जेल में बिताए थे। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, मतलब कि डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पीपल्स को राइट होता है कि वो जिससे चाहे उसे चुन सकते हैं बिना किसी फोर्स के, और वो एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। मतलब जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ तो मंडेला जी अपनी पार्टी के साथ जीते और मंडेला जी बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन के समय वाइट प्रेसिडेंट बनते थे और ब्लैक को तो बिल्कुल इज्जत नहीं जाती थी, आप जानते ही हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasions, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. ये कहता है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको बताया था ना कि ये एक एक्सट्रैक्ट है मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी में से, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका नाम है। उसमें मंडेला जी बात करते हैं कि हिस्टोरिक ओकेजन्स का मतलब होता है ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। और वो ऐतिहासिक अवसर क्या होता है? द इनॉग्रेशन का मतलब होता है द उद्घाटन। जो हम सभी के घरों में जैसे नया घर हुआ तो हम उद्घाटन करते हैं, घर कौता बंधे जाते हैं, तो वैसे ही हो सकता है किसी चीज़ का उद्घाटन हो। आइयो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूँ तो ये उद्घाटन था साउथ अफ्रीका में, जो नेल्सन मंडेला जी पहले प्रेसिडेंट बने थे ब्लैक, तो उसी के लिए सेरेमनी रखी गई थी जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं। तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दूँ तो इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन कराना। अब आगे लिखा है कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या बता सकते हैं कि क्या अवसर है? वो तो पढ़ने के बाद ही हम बताएंगे। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। आपने जो भी सोचा होगा उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फ्रॉम द BBC मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। ये फ्रेंड्स इंग्लैंड की एक मीडिया का नेम है, मीडिया चैनल का नेम है जिसका नाम है BBC। और ये न्यूज़ कब छपी थी? 10th May 1994 में। तो अब हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा था। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ हेडिंग में लिखा है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आपसे बताया था ना कि साउथ अफ्रीका में किसी को भी ब्लैक को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, तो इसलिए यहाँ का हेडिंग भी है दैट मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rules. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मतलब कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule। मतलब नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन, मतलब 300 सालों से ज़्यादा के बाद जब नेल्सन मंडेला बने प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 of 400 सीट्स। मतलब कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वहाँ मंडेला जी ने 252 सीट्स जीते 400 सीट्स में से, और वो बने वहाँ के प्रेसिडेंट। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address.
Jubilant scenes on the street of Pretoria, followed by ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं अब से कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। मतलब जो उद्घाटन सेरेमनी हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, जैसा कि हमारे यहाँ पे राजभवन और रेड फोर्ट होता है, तो वैसे ही वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर होता था, जहाँ प्रेसिडेंट्स की ऑफिस होते थे, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर का होता था और मेनी अदर ऑफिसर्स के ऑफिस होते थे। वाइड यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि प्रिटोरिया जो है, जर्मनी नहीं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ये प्रिटोरिया। वॉज अटेंडेड मतलब कि जो सेरेमनी हुई थी वो कई लोगों के द्वारा अटेंड की गई थी और वो थे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, मतलब जो नेता होते हैं, विपक्ष पार्टी के नेता, विधायक, ये सब लोगों ने पार्टी को अटेंड किया था फ्रॉम मोर देन, मतलब कि 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड से ज़्यादा, मतलब 140 अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे उस सेरेमनी को अटेंड करने। और उस समय नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब कि कभी भी, अब दोबारा कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड जो साउथ अफ्रीका है वो एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करना है, एक दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जाना, एक दूसरे का तिरस्कार करना, ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका में अब दोबारा कभी भी नहीं होंगी। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट सीन मतलब बहुत ही खुशी का माहौल था। ऑन द स्ट्रीट्स मतलब होता है फ्रेंड्स गलियाँ ऑफ प्रिटोरिया में बहुत ही खुशी का माहौल था। फॉलोड बाय सेरेमनी मतलब उस समय तो सब कुछ ख़त्म, अपार्थाइड सिस्टम ही ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पे सेरेमनी में ब्लैक्स पीपल, वाइट्स पीपल एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सारे जितने भी काले हों, गोरे हों, भूरे हों, जितने भी प्रकार के लोग थे सब एक साथ जुटकर उस सेरेमनी को अटेंड किए हुए थे और बहुत ही हैप्पीली उसे मना रहे थे। मोर देन 1 लाख मतलब कि 1 लाख साउथ अफ्रीका मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकान मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन थे जो एक साथ मौज मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे और सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमारा हुआ चैप्टर स्टार्ट, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो फ्रेंड्स ये तारीख यहाँ दी गई है 10th मई। डॉन मीन्स फ्रेंड्स जो सुबह की सूरज निकलने से पहले जो रोशनी हमारे अर्थ पे पड़ती है, फिर हमारे सराउंडिंग दिखाई देती है, उसी को कहते हैं डॉन। ब्राइट एंड क्लियर, साफ़ सुथरा और चमकदार रोशनी थी वो। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब कुछ दिन पहले से ही वो प्लीजेंटली बिसीज, प्लीजेंटली मतलब हैप्पीली, बिसीज मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि टू बी सराउंडेड क्लोजली, वह बहुत ही हैप्पीली और सराउंडेड क्लोजली बाय हुम, बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स। मतलब जो नेता आए थे, जो बड़े बड़े कंट्री, दूसरे कंट्री से लीडर्स आए थे, उनसे मिलने और उन्हें रिस्पेक्ट देने, उनसे बातचीत करने और सेरेमनी को अटेंड करने। बट ये सब कब हुआ था? ये सब हुआ था बिफोर द इनॉग्रेशन के पहले जो आए थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को घेर रखा था और वह बहुत ही हैप्पी थे कि उन्होंने आज क्या अचीव कर रखा है और कि सभी कंट्रीज से लीडर्स आए हैं उनसे मिलने और उनको रिस्पेक्ट देने और सभी कुछ। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि द इनॉग्रेशन जो उद्घाटन हुआ था या फिर जो उद्घाटन हो रहा है वो
द लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब सबसे बड़ी गैदरिंग होगी पीपल्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, क्योंकि उसके पहले साउथ अफ्रीका में वाइट सुपरमेसी रूल थी, मतलब अंग्रेज़ों का शासन था और तब वहाँ पे अंग्रेज़ों का ही राज चलता था। और जब आज नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो मे भी ये हो सकता है कि ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे बड़ी सेरेमनी रखी गई होगी जिस पे मोर देन 140 कंट्रीज़ मतलब कि 140 अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं उन्हें रिस्पेक्ट देने और उनके सेरेमनी को अटेंड करने। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो फ्रेंड्स यहाँ उन्होंने वो कहते हैं कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, मतलब जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे की गई थी, वो लवली सैंडस्टोन पत्थरों से बनी हुई एम्फी थिएटर। तो फ्रेंड्स एम्फी थिएटर का मतलब होता है कि अ बिल्डिंग विदाउट रूफ विथ मेनी रेज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। तो बता दूं कि फ्रेंड्स एम्फी थिएटर का मतलब होता है कि एक ऐसा बिल्डिंग जिस पे छत ना हो बट सीट्स ऑफ रोज मतलब एक 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 करके सीट्स रखे गए हों और वो स्टेप 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 बाय स्टेप राइज करते गए हों। फ्रेंड्स मैं यहाँ कहना तो नहीं चाहता बट आपको एक आइडिया के लिए दे दूँ तो यह बिल्कुल ही एकदम सेम स्टेडियम की तरह होता है। मैं स्टेडियम नहीं कह रहा हूँ बट आपको बता दूँ कि ये स्टेडियम की तरह होता है। इसकी पिक्चर मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और चलिए अब हम देखते हैं आगे। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। और उसे बनाया किसने था, यूनियन बिल्डिंग्स मतलब वहाँ की सरकार ने। और ये कहाँ पे है, ये प्रिटोरिया में, मतलब प्रिटोरिया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था साउथ अफ्रीका का, तो ये वहाँ पे बनाया गया था। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first black president। Installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि फॉर द डिकेड्स मतलब फॉर डिकेड्स वैसे तो 10 साल होते हैं, मतलब 4 सालों दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का राज चलता था और उन्हीं का शासन चलता था। एंड नाउ मतलब अब इट वॉज अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग मतलब कि हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे गैदर टुगेदर हैं और एक सभी यहाँ पे आए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब हर एक कलर के, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे भूरे हों, चाहे नीले हों, जो भी हों। एंड वो क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, मतलब साउथ अफ्रीका पहली बार ये हुआ था कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक और नॉन रेशनल मतलब बिना किसी भेदभाव के ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। आप यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बोल सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ये सेरेमनी रखा गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. de Klerk, who was first sworn in as the second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ऑन दैट लेवली ऑटम डे का ऑटम सीज़न था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऑटम डे का यूज़ किया है। एंड वो कहते हैं कि आई वॉज अ कंपनी, उन्हें कंपनी किसकी मिली थी, उनकी डॉटर जेनानी, उनकी बेटी जेनानी की। ऑन द पोडियम मीन्स फ्रेंड्स जहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति स्टेज पे जाके एक स्टैंड टाइप पे खड़ा होकर जब माइक में बोलता है तो उसी को हम पोडियम कहते हैं। जहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होकर माइक से सभी को एड्रेस करता है उसी को हम पोडियम बोलते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क यहाँ पे वॉज फर्स्ट, मतलब वो पहले जाते हैं और भाषण देते हैं और अब जो भी अपने विचार प्रकट करते हैं। वो कौन थे मिस्टर डी क्लर्क, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की नीचे पोस्ट की होती है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो बने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन होता है, मिस्टर डी क्लर्क। तो अब हम आगे देखते हैं। देन
थाबो मबेकी। थाबो मबेकी वो सॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब थाबो मबेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं और वो भी जाके अपने लेक्चर देते हैं और जो उनके मन के विचार होते हैं उसे प्रकट करते हैं। और अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। वो कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने प्लेज लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ओबे करूँगा और उसे अपहोल्ड मतलब प्रोटेक्ट करूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा इस रिपब्लिक मतलब इस नेशन के वेल बींग में और इसके पीपल की सुरक्षा करने में मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दूँगा। टू द वर्ल्ड असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब जितने भी वहाँ गेस्ट आए हुए थे और द दुनिया को देखते हुए नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स होता है टू गिव and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We were outlaws. Outlaws का मतलब होता है कि people who were outlaws because of its policy of apartheid. Many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. मतलब कि जब अपार्थिड सिस्टम था तो सभी देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तो यहाँ लिखा गया है कि who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all our distinguished international leaders for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will experience the oppression of one by another again. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं आपको समझा देता हूँ और इसके आगे के बारे में हम अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो यहाँ लिखा गया है कि टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस, या मतलब हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं। कन्फर ग्लोरी, हम सभी क्या कर रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं, होप दे रहे हैं किसको, अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो एक नया कंट्री बनी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है, जिसमें पहले वाइट्स का रूल्स था और आज यहाँ पे सभी लोग एक साथ गैदर टुगेदर हैं और सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं। आज सब यहाँ पे मौजूद हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर की बात करते हुए ये अपार्थिड सिस्टम की बात करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें 30 साल जेल में रखा गया था और जिसकी वजह से सभी ने बहुत सारे पीड़न सहे थे, बहुत सारे कष्ट सहे थे, उसी की बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी। यहाँ पे कहते हैं कि दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत ही सालों तक आगे चल के हमारे दिलों में रहेगा, हमारे शरीर पे रहेगा, वो घाव बन चुका है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, आगे चल के एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जिस पे सभी इंसान को इस पे प्राउड होगा कि हाँ, इन्होंने इतना सब कुछ सहा फिर भी ये स्ट्रांगली खड़े रहे और आज इन्होंने कैसी पावर पा चुकी है, पावर हासिल कर ली है, या फिर आज साउथ अफ्रीका इतने अच्छी पोजीशन पे आ गया है। तो फ्रेंड्स उसके आगे वो कहते हैं कि वी हुवर आउटलॉज, मतलब हम सभी जो आउटलॉज हुए, जो अलग किए गए, जो अपने ही देश से अलग किए गए, जिन्हें मारा पीटा गया, नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कि नॉट सो लॉन्ग मतलब काफ़ी दिन पहले नहीं, अभी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हम थोड़ी बहुत आज़ादी पा रहे हैं, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, ताकि हम इस सेरेमनी को होस्ट कर सकें। आज हमें इतनी आज़ादी मिल गई है कि हम अपने जो चाहे अपनी सॉइल पे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने वाइट रूल्स को हरा दिया है। यहाँ पे अब डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अब वाइट रूल्स का यहाँ पे शासन नहीं चल पाएगा। अब हम आगे देखते हैं
वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स। नेल्सन मंडेला जी सभी आए हुए अलग अलग देशों से जो लीडर्स आए हैं उनको थैंक्स कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री, टू टेक पार्टिसिपेट, टू टेक मीन्स जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए होते हैं वो सभी के साथ मिलजुल कर इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसीलिए नेल्सन मंडेला सभी को थैंक्स बोलते हैं कि आप सभी आए और हमारे सेरेमनी, हमारे इनॉग्रेशन की शोभा को बढ़ाएं और मीन्स ओवरऑल उन सभी को सेरेमनी अटेंड करने की बधाइयाँ देते हैं। और कहते हैं कि व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, फॉर जस्टिस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कहते हैं कि ये वैसे भी एक विक्ट्री है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर किस चीज़ के लिए विक्ट्री है फॉर जस्टिस, विक्ट्री है फॉर पीस एंड विक्ट्री है फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मतलब कि आज हमारे पास आज़ादी है, आज हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास पीस है, हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी है आज हमारे पास, जो कि जब तक वाइट गवर्नमेंट थी हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पोलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव अचीव मतलब हमने हासिल कर लिया पोलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक फ्रीडम को हमने आज हासिल कर लिया। यहाँ पे इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। मैं आज प्लेज करता हूँ कि मैं अपने सभी नागरिकों को आज़ाद कराऊंगा। कहाँ से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी मीन्स गरीबी। डेप्रीवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। मतलब आज़ाद वहाँ पे लोगों को, जो लोग के पास राइट्स नहीं होते थे उनसे आज़ाद कराऊंगा, उन्हें राइट्स दूंगा। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स यहाँ पे है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। और एट द लास्ट वो कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन पीड़ित ऑफ वन बाय अनदर। मतलब एक दूसरे का ऑपरेशन इस देश को दोबारा नहीं सहना पड़ेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन। मतलब जो ये सूरज उगा है आज़ादी का, ये कभी भी डूबेगा नहीं, और आज हमने जो हासिल कर लिया ये हमें इसका सूरज हमेशा ही जगमगाता रहेगा। और हमने आज क्या हासिल कर लिया? फ्रीडम हासिल कर ली है, वाइट रूल से भी और अपार्थिड सिस्टम से भी। और एट द लास्ट वो कहते हैं कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसी के साथ हमारा इस वीडियो का लेक्चर पूरा हुआ। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से थोड़ी सी बातें, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पे कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चैप्टर क्या है, मतलब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। वैसे सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में। और ऐसा कोई नाम बताइए बिल्डिंग का जो इंडिया में हो, और वैसा हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं राज भवन और रेड फोर्ट। तो चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। हाउ कैन यू से 10th मई इज़ एन ऑटम डे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्मली वहाँ पे ज़्यादातर ऑटम सीज़न ही रहता है, तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऑटम डे था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डिजास्टर मतलब वही अपार्थिड सिस्टम से जो उन सभी को कष्ट सहना पड़ा, उसी की बात करते हैं। व्हाट डज ही मीन, आप लिख सकते हो व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। वही कि आज हमने उससे फ्रीडम पा लिया, अपार्थिड से भी पा ली है और वाइट गवर्नमेंट से भी पा ली है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको थोड़ा फोकस की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। क्यों वो सारे इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो सभी आए और सेरेमनी को अटेंड किया और एक दूसरे के साथ स्नेह से बात किया, और हमारे प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी के साथ अच्छा व्यवहार था उनका। इन सभी चीज़ों के लिए वो इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोलते हैं। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो वो कहते हैं कि आई प्लेज टू ओबे। वो कहते हैं कि मैं इस हमारे पीपल्स को लिबरेट कराऊंगा। किससे लिबरेट कराऊंगा?
फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इन सब चीज़ों से वो आज़ाद करेंगे और यही आइडियल्स वो सेट करते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 इस वीडियो का कंप्लीट हुआ और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आप सभी के सपोर्ट के बिना इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी पार्ट 2 में, जिसके बारे में हम इस नेल्सन मंडेला की आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय। आगे पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jet helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Early moments before, the highest generals of South African defense force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets fly left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of New South African flag. तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, हम सभी अपनी आँखों को ऊपर की ओर ले जाते हैं विद एन स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है फ्रेंड्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, मतलब कि अपनी आँखों को आसमान की तरफ ले जाते हैं और वह बहुत ही अट्रैक्टिव सीन होता है, बहुत ही इम्प्रेसिव सीन होता है। और वो सीन किसका होता है? वो सीन होता है कि साउथ अफ्रीकन जेट्स की होती है। मतलब जो साउथ अफ्रीकन जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रूप्स कैरियर्स होते हैं, उनका सीन होता है। वो क्या करते रहते हैं? दे आर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। वो बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही तकनीकी के साथ फॉर्मेशन करते हैं, मतलब घूमते हुए यूनियन बिल्डिंग को ऊपर दिखाई देते हैं। और यह बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव सीन होता है जब हम सभी अपनी आँखों को ऊपर की ओर ले जाते हैं और देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। कहते हैं कि ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन का डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ एक दिखावे का डिस्प्ले नहीं होता है, ये होता है, या फिर ये कोई मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं होता है, बट ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब एक अपने अंदर से एक किसी खुशी को व्यक्त करना। अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। जो मिलिट्री फोर्स होती है वो अपनी लॉयल्टी डेमोक्रेसी के आगे शो करती है टू अ न्यू गवर्नमेंट, और एक नई गवर्नमेंट के आगे शो करती है दैट हैड बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड, जो हाल ही में ही फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। उसके आगे लिखा है ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दैट चेस्ट बेरेक्टेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। कहते हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस फोर्स, मतलब जो हाईएस्ट जनरल होते हैं, जो सबसे ऊंची पदवी पे होते हैं डिफेंस फोर्स में, उनके चेस्ट बेरेक्टेड मीन्स ढके हुए होते हैं, किससे? रिबन्स एंड मेडल से। सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी को उनके सामने शो करते हैं। और अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स अवेयर ऑफ, मतलब वो कहते हैं कि मैं इसे भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, मतलब कुछ साल पहले ही इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था बट मुझे अरेस्ट किया था। आपको पता ही होगा कि नेल्सन मंडेला जी ने 30 साल जेल में बिताए थे, तो उसी बात को यहाँ याद करके ये लाइन बोलते हैं दैट आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted me not but arrested me। अब कहते हैं कि फाइनली अ चेवरॉन मीन्स फ्रेंड्स होता है कि वी शेप्ड, लिखा होगा पैटर्न इन अ शेप ऑफ वी। अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स का नाम होता है इम्पाला। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, जो आप देखे होंगे कि जब रिपब्लिक डे होता है इंडिया में तो
इंडिया का फ्लैग आसमान में बनता है और वो बनाया जाता है किसी एरोप्लेन द्वारा जो फास्ट बहुत ही तेज़ी रफ्तार से जाते हुए पीछे से एक स्मोक ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं और जिससे इंडिया का फ्लैग बनता है। तो उसी प्रकार वहाँ पे भी यही हुआ था, जेट्स के द्वारा फ्लैग बनाया गया था। और फ्लैग किस कलर का था? रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सॉरी फ्रेंड्स फॉर दिस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। The day was symbolized for me by playing our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and the black singing Die Stamp, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. नेल्सन मंडेला जी कहते थे डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर, मतलब वो मेरे यादगार रहेगा। किस लिए? बाय द प्लेइंग्स ऑफ टू नेशनल एंथम, जो उस दिन दो नेशनल एंथम बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, मतलब वो कैसा नेशनल एंथम था? दो नेशनल एंथम बजाए, एक वाइट्स के द्वारा गाया हुआ था और एक ब्लैक्स के द्वारा। तो जो वाइट्स गाए थे उनका नाम था नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये नेशनल एंथम था। और जो ब्लैक्स गाए थे उनका नाम था डाई स्टैम्प, ये पुराना रिपब्लिक एंथम था साउथ अफ्रीका का। तो फ्रेंड्स आगे वो कहते हैं कि द ऑल्दो दैट डे नीदर, मतलब उस दिन नीदर नो न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम वन दे डिस्पाइज्ड, मतलब कि वो दोनों ही ग्रुप इस नेशनल एंथम की लिरिक को भी नहीं जानते थे, बट फिर भी उन्होंने गाया। जैसे कि हम प्रेयर टाइम करते हैं, प्रेयर याद नहीं होती फिर भी हम बड़बड़ाते रहते हैं। तो ऐसा वहाँ भी था कि दोनों ग्रुप में पीपल्स को पता नहीं था कि हम क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। बट क्योंकि पहले जब वाइट रूल्स था तो उन्हें ये करने को भी नहीं दिया जाता था, तो उन्हें पता नहीं था। और इसके पहले तो वो इसे धिक्कार दिया करते थे कि छी ये सब क्या करना है। बट आज वो कर रहे हैं, उन्हें भले ही नहीं पता है, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स आई बाई हार्ट, मतलब वो बहुत ही जल्द सारे लोग उस वर्ड्स को दिल से गाने लगे, दिल से जानने लगे। क्योंकि अब वाइट रूल्स ख़त्म हो गए थे तो अब वो बहुत हैप्पी थे और धीरे धीरे वो सब कुछ समझने लगे थे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of 20th century, a few years later, or a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world had ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो यहाँ मंडेला जी कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, ही वॉज ओवरवेल्म्ड मतलब पूरी तरह से ढके हुए, पूरी तरह से डूब जाना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में मतलब जो उनके साथ पहले पास्ट में उनके साथ जो हुआ था उसी की सेंस, मतलब यादों में वो पूरी तरह डूब चुके थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जो पहला डिकेड होता है, मतलब पहले 10-20 साल जो 20th सेंचुरी को होते हैं। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, मतलब कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार हुआ था, जो इंग्लैंड जर्मनी के बीच हुआ था और भी काफ़ी देशों के बीच हुआ था। किस लिए? ताकि साउथ अफ्रीकन में सब डायमंड ज़्यादा थे, तो इसीलिए ये वॉर हुआ था, बिटर एंग्लो बोर वार। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोर वॉर, मतलब बिटर एंग्लो बोर वॉर के कुछ सालों बाद, मतलब 10-20 साल ऑफ 20th सेंचुरीज जो थे, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मतलब उन्होंने बहुत ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, पीपल्स के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि लोग एक वाइट स्किन पीपल से प्रेम करते थे और डार्क स्किन पीपल और अदर कलर पीपल से नफरत करने लगे थे। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिस सिस्टम का नाम ही था अपार्थिड। और अपार्थिड वो सिस्टम था जो उसी देश के लोगों को 2-2, 3-3 ग्रुप्स में बांट दिया करता था और उनके बीच में भेदभाव लाया करता था।
द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, मतलब जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो उसने क्या आगे रंग लाया, वो आगे रंग लाया द हार्सेस्ट, मतलब कि बहुत ही हार्ड मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़, मतलब जो बहुत ही सख्त हो, जहाँ इंसानियत नाम की चीज़ ना हो, ऐसी सोसाइटी फॉर्म कर दी थी उस अपार्थिड सिस्टम ने कि जो वर्ल्ड में शायद ही कहीं और होगी। ऐसा कंडीशन आ गया था साउथ अफ्रीका में कि सभी कंट्रीज इससे नफरत करने लगी थी, इसे बहुत हार्श मानती थी, मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी मानती थी। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20, अब आखिरी जो साल होते हैं 20 सेंचुरीज के, एंड माई ओन 8 डिकेड एज मंडेला जी कहते हैं कि जो अब आखिरी साल चल रहा है 20 सेंचुरी का, और माई ओन बर्थ मतलब मेरे बर्थ के 80 साल या 90 साल चल रहे हैं, जो अब क्या है, अब कंडीशन कैसे साउथ अफ्रीका की, अब दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, मतलब वो जो सिस्टम अपार्थिड था वो पूरी तरह से ओवरटर्न हो गया है। एंड नाउ रिप्लेस्ड, और वो किससे बदल गया है, बाय ऐसे सिस्टम से जहाँ वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, ऐसे सिस्टम जहाँ सभी एक दूसरे के राइट्स को, एक दूसरे को फ्रीडम को माना करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार का कलर पे भेदभाव नहीं है, ये अपार्थिड सिस्टम नहीं है वहाँ पे। अब एक दूसरे लोग सभी को समझते हैं, सभी से प्रेम से रहते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे को अच्छी राइट्स दी जाती है। और अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि दैट डे हैड बिकम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। वो कहते हैं कि दैट डे हैड के मतलब आज जो दिन आया है वो किसकी वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से है जो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस दिए हैं, मतलब वो थाउजेंड से, वो हज़ारों लोग जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान न्यौछावर कर दी, और किस लिए कर दी, सिर्फ और सिर्फ ये अपार्थिड सिस्टम को अपनी कंट्री से हटाने के लिए, अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। ऐसे पीपल्स हु सफरिंग एंड करेज, मतलब उन्होंने जो सहा है, और उनकी जो सहानुभूति और उनके जो करेज, मतलब जो उनका आत्मविश्वास, उनकी जो हिम्मत, जो कभी भी काउंटेड और रिपीट नहीं हो सकती, जिसे ना हम कभी गिन सकते और ना ही हम कभी रिपीट कर सकते। मतलब उनका ओवरऑल कहने का मतलब होता है कि ये जो दिन आया है आज, जो हमने आज़ादी पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से पाई है जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना जान, अपना संपत्ति, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। आई फेल्ट, मैं सोचता हूँ, दैट डे आई हैज़ ऑन that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ जैसे मैंने आज सोचा, जो मैं पहले भी सोचता था, कि आई हैव सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, मैं सिर्फ उन सभी जो देशभक्त थे उन सब का एक, मान लो कि एक लीडर था, मतलब सम था, जिसके बिना मैं कुछ नहीं था और जिसके साथ में बहुत कुछ था। तो वो कहते हैं कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पीछे मेरे साथ खड़े थे, मुझे सहायता दे रहे थे, मेरी ताकत बन रहे थे। मैं ये सोचता हूँ कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल, मतलब मैं उन सभी का सिर्फ एक प्रकार से उन समूह का, उस ग्रुप का लीडर था, और कुछ भी नहीं। और अब आगे वो कहते हैं दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। कहते हैं कि वो जो हज़ारों लोगों की जान चली गई, वो लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और आज फिर मेरे साथ वो नई चीज़ शुरू हो गई है, कि मतलब हज़ारों लोगों ने अपनी जान दे दिया, बट आज वो नहीं है, बट मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं अपने देश को अच्छे कंडीशन पे पहुँचाऊँगा, और मैं इसे बहुत आगे ले जाऊँगा, ऐसा वो सोचते हैं। और अब वो कहते हैं कि आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट द सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट। वो कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि आई वॉज नॉट एबल, मतलब मैं उन सभी को थैंक भी ना बोल पाया, क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, और वो ये भी नहीं देख सकते कि वॉट द सेक्रीफाइसेस हैड कम, मतलब उनका जो आत्मसमर्पण था, उनका जो त्याग करने का वो था, उनकी जो स्ट्रगल थी, आज वो इस कंट्री को आज़ाद करा दी है, वो ये सब भी नहीं देख पा रहे हैं। ये सभी बातों को सोचकर नेल्सन मंडेला जी बहुत ही उदास और बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और आगे वो कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मतलब जो पॉलिसी थी अपार्थिड की, वो बहुत ही डीप और लास्टिंग इफेक्ट छोड़ गई थी, किसके ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, कंट्री के लोगों के ऊपर,
all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. हमें हो सकता है सालों लग जाए, not generations, but सालों लग सकते हैं इस profound hurt, इस जो हमें हर्ट हुआ है, जो हमें घाव हुआ है, इसे उभरने में हमें सालों लग सकते हैं. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. मतलब फिर भी जो ये हुआ था, बट द इफेक्ट ऑफ एंड दैट, मतलब कहाँ थे हम लोग यहाँ थे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मतलब जो सालों का उत्पीड़न था, ब्रुटैलिटी थी, उसने एक अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब ना चाहता हुआ एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया था. दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडोज, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट स्वेक्यू ऑफ आवर टाइम. ये बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इन्हें यहाँ कहते हैं कि जो उन्होंने इतनी कड़क सुविधाएं, इतनी कड़क शासन किया, हमें इतना कष्ट पहुँचाया, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इन सभी से एक हटकर एक नई चीज़ प्रोड्यूस हुई. वो क्या हुई? ये जो महान व्यक्ति हैं, द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडोस, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट स्वेक्यू ऑफ आवर टाइम. वो कहते हैं कि ये जो इतना उत्पीड़न हमारे साथ हुआ और इतना हमें भेदभाव किया गया, हमें एक दूसरों से अलग रखा गया, हमें मारा पीटा गया, इसका एक और इफेक्ट हुआ. वो क्या हुआ कि ये जो महान लोग थे, जो आप जिसकी पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आज़ादी में बहुत ही सहायता की थी. इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे लोग को प्रोड्यूस किया. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट दे लाइक में नेवर नन बी अगेन. वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा करेज, एक्स्ट्रा विजडम रखते हुए थे, इन्हीं लोगों की बदौलत है कि आज हम फ्री हो पाए हैं अपार्टheid सिस्टम और वाइट गवर्नमेंट से. तो आप देख सकते हैं इनका नाम ओलिवर टैम्बोस था, ये वाल्टर सिसुलिस, ये चीफ लुथुलिस, ये यूसुफ डाडोस, ब्रैम फिशर्स एंड ये रॉबर्ट स्वेक्यू. नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर. ये लाइन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे नेल्सन मंडेला, इसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. यहाँ नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन. मतलब कि उनका कहना है कि अगर हमारे साथ इतनी कड़क चीज़ ना की गई होती, इतनी कठिन, हमें इतना पीड़ित ना किया गया होता, हमें इतना मारा पीटा ना गया होता, तो आज शायद ऐसे लोग प्रोड्यूस भी ना होते. उनका इतना ही कहने का मतलब है कि हमारे साथ जितना भी भेदभाव हुआ, जितनी भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, इन सभी से और जितनी ही गहराई में, मतलब जितना ज़्यादा ये सब किया गया, उतने ही बड़े कैरेक्टर्स फॉर्म हुए. आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा. उनका कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा में मारा पीटा गया, जितना परेशान किया गया, उसी की बदौलत है कि आज इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो पाए. हमें मारा ना गया होता तो ऐसे लोग ना बनते, ऐसे लोग ना बनते तो हमारा देश आज़ाद ना होता. आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा. अब वो कहते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. उनका कहने का मतलब है कि माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स. वो कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है, ये हमारे साउथ अफ्रीका है, वो रिच इन मिनरल्स है. मतलब उसके पास बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स है दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस धरती के अंदर पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नन, मैं हमेशा से यह कहता आया हूँ, यह जानता आया हूँ कि इस कंट्री की जो सबसे ज़्यादा मतलब वेल्थ चीज़ें, जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा पैसे वाली चीज़ है, वो है यहाँ के लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अनोखे हैं, ज़्यादा कीमती हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ. देखते हैं कि आगे यहाँ क्या बोला गया है. तो वो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women give this and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. तो यहाँ नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स. ये जो कॉमरेड मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये जो वो थे, देशभक्त थे, जो आज़ादी के प्रति लड़ना चाहते थे इन द स्ट्रगल.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, जो ये देशभक्त थे, जो अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे देश की आज़ादी के लिए, इन द स्ट्रगल, मतलब जो संघर्ष वो कर रहे थे उस समय नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कहते हैं कि जो समय था जहाँ पे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय मैंने सीखा था कि दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, की करेज होती क्या है। टाइम एंड अगेन, समय के साथ आगे, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि मैन एंड वुमेन रिस्क, मतलब खतरे का काम करते हैं, अपनी लाइफ को बलिदान, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं फॉर एन आइडिया। आइडिया यहाँ पे क्या होता है, द एंटी अपार्थिड सिस्टम, अपार्थिड से छुटकारा पाने के लिए, यही होता है यहाँ पे आइडिया का मीन मतलब। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर। मैंने देखा है आदमी लोगों को अटैक एंड टॉर्चर, स्टैंड अप रहते मतलब हमेशा खड़े रहते हैं अटैक करने के लिए और टॉर्चर सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग स्ट्रेंथ, मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ऐसी पावर को शो करते हैं, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और ऐसी क्षमता को शो करते हैं दैट डिफाइज, मतलब जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। मैंने सीखा कि करेज जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता, बट ये होता है कि यू हैव ट्रियम्फ ओवर इट, मतलब आप उसके ऊपर विक्ट्री कर जाओ। आपको भय से डर तो लगना चाहिए बट आप उसको ओवरकम कर जाओ, ये होता है करेज। वो कहते, उनका मानना है कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो कहते हैं कि जो बहादुर आदमी, तो वो ये नहीं होता कि जिसे डर न लगे, बट वो होता है जो उस डर की ओवरकम कर जाए, तो उस डर पे विक्ट्री कर जाए, वही होता है एक ब्रेव मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिलेंस का आपको मतलब दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है तो बताने में क्या जाता है। यहाँ पे कहते हैं द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। यही होता है रेजिलेंस का मतलब किसी प्रकार के उनके साथ उत्पीड़न करो, उन्हें मारो पीटो, बट वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। वो सब कुछ सह लेंगे बट ये नहीं सह पाएंगे कि उनका देश गुलाम रहे। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्या अच्छी बात, क्या खूब कहा है उन्होंने कि मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम। आदमी की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, जिसे आप बुझा तो सकते हो, अरे मतलब जिसे आप छुपा तो सकते हो बट बुझा नहीं सकते, वो ऐसी लव होती है। तो इस पैराग्राफ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा नहीं होता है दूसरे को नफरत करने के लिए, मतलब वो जब छोटा होता है तो वो किसी से नफरत नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज कलर, मतलब उसके कलर के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण या फिर उसके रिलीजन के कारण, बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। उनका कहना है कि पीपल्स, जो लोग हैं, उन्हें नफरत करना सिखाया जाना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, मतलब अगर वो सीख जाएंगे नफरत करना, देन दे गेट टॉट टू लव, तब उन्हें सिखाया जा सकता है कि क्या होता है प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार क्या होता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। उनका मानना था कि प्यार जो है वो नफ़रत से कई गुना अच्छा है और यह नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में, और यह बहुत ही अच्छा होता है। देन इट्स अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है कि नफरत। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम, जब वो जेल में थे, बहुत ही कठिन समय में थे, जब उन्हें पीटा जाता था, मारा जाता था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब उनके कॉमरेड्स जो उनके साथी थे और वो थे जो पनिश किए जाते थे इनके लिमिट्स तक, टॉप लिमिट तक, उसके बाद वो नहीं बच सकते, नहीं सह सकते पीड़ा, वहाँ तक उन्हें पनिश किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। को कहते हैं कि उस समय मैंने एक ग्लिमर, लाइट देखी थी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। किसमें? वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर उन्होंने इंसानियत की लाइट देखी थी। और कहते हैं कि परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कहते हैं कि भले ही वो एक सेकेंड के लिए थी बट वो मेरे लिए काफ़ी थी और मुझे रीअश्योर करती थी हर एक समय।
आखिरी में कहते हैं कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई एक लव की तरह होती है जिसे छुपाया तो जा सकता है बट बुझाया कभी नहीं जा सकता। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। मिलिट्री जनरल्स क्या करे थे, वो सब सैल्यूट करे थे नेल्सन मंडेला को और अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे थे किसके प्रति, डेमोक्रेसी के सामने, न्यू गवर्नमेंट के सामने और नेल्सन मंडेला के सामने। हाउ देयर एटीट्यूड चेंज, वो जो पावर आ गई थी नेल्सन मंडेला के आदमी की, वो प्रेसिडेंट बन चुके थे और इसी कारण थी कि वो उनकी एटीट्यूड को चेंज कर पाई, वरना उन्होंने कुछ साल पहले ही नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था उन्हें सैल्यूट करने के बजाय। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, टू नेशनल एंथम क्यों संग हुए थे, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला को सिंबलाइज कर रहे थे, इसलिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट सेकंड देन फाइनल डिकेड ऑफ 20। आपको पता होगा कि पहले से डिकेड में वो कहते हैं कि जैसा कि उनके जन्म के पहले और ब्रिटिश एंग्लो बोर वॉर के बाद जो हुआ था, सिस्टम फॉर्म हुई थी, क्या क्रिएट किया था, सब कुछ खत्म होने वाला था, बहुत ही हार्ड कंट्री फॉर्म कर दी थी, ये होता है। और जो लास्ट डिकेड में क्या होता है कि ये सिस्टम ओवरटर्न हो जाता है और कैसा हो जाता है जहाँ पे हर लोग एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे को राइट्स को समझे, एक ऐसी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के हिसाब से करेज का क्या मतलब था, तो उनके हिसाब से करेज का मतलब था नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। उनका कहने का मतलब था कि करेज का मतलब ये नहीं था कि आपको डर नहीं लगे, बल्कि आप उस डर से ओवरकम कर जाओ, ये होता है करेज का मतलब। तो हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हुए इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट। आई होप यू हैव द आंसर ऑफ इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका जवाब आपको जल्द ही जल्द दूँगा। जैसे आप पूछोगे आपको उसका जवाब आपको मिल जाएगा। Thank you friends, thank you for seeing this video, thank you for everything. Okay friends, don't forget to share, subscribe, like and comment.